हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं हूं रविंदर सिंह राणा। एरिथ मैथ्स में फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है बच्चों। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और पहले इस वीडियो का जो नाम था, पहले जो मेरे चैनल का नाम था वो प्रयुक्त ट्यूटोरियल के नाम से था। अब थोड़ा मैंने ये चेंज कर दिया है बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यूज कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि जब ये अपलोड होती थी वीडियो तो इसमें थोड़ा कोरिलेट होती थी किसी से। तो अब आप इसको जब भी सब्सक्राइब करें, जब भी लाइक करें, तो आप एरिथ मैथ्स के नाम से ही इसको लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ वो रेगुलर बेस पे हम डालेंगे और उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ आपके लिए होगा फॉर फ्री। आपको हर टाइप का कंटेंट मिलेगा। जैसे हम फिजिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो डाल रहे हैं बच्चों, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वीडियो हैं इसमें सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली आपको बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगा और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड के बाद बच्चों आपको जो है डेरिवेशंस करवाई जाएंगी सारी, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे, सारे सवाल लगवाए जाएंगे और एक एक करके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेरा पहला जो मैं आपको थ्योरी बेस्ड जो वीडियो डालना चाह रहा हूँ वो काइनामेटिक्स पे है। मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो हैं मैथ्स के, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और अब मैं रेगुलर बेस पे डालता रहूँगा बच्चों। आपको मैथ्स का भी कंटेंट मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा और केमिस्ट्री का भी मिलेगा। आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का वो है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स जो है बहुत सारी बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है बच्चों। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। और आई वुड लाइक टू टेल यू जो यूनिट होती है, यूनिट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हिंदी में इकाई बोला जाता है। इकाई उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो यूनिट माना जब भी हम कोई न्यूमेरिकल फिगर को हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हम जो राइट से पहला अक्षर होता है, पहला जो वर्ड होता है, नॉट रियली फिगर होती है पहली, उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। यूनिट माना उसमें एक है। और किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, किसी चीज़ की अगर हमें यूनिट मतलब फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी चीज़ को हमने मेज़र करना है, उसकी लेंथ में, ब्रेड्थ में, ऊंचाई, गहराई, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितनी उसकी डेप्थ है, क्या उसका एरिया है, क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसकी डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, ये सब जब हम मेज़र करेंगे तो उसका एक लीस्ट स्केल होता है, लीस्ट स्केल, उसी को ही हम यूनिट कहते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम मीटर से क्या नापते हैं, किसी चीज़ की लेंथ को नापते हैं, लेकिन मीटर में भी आपने देखे होंगे कई सारे डायमेंशंस होते हैं। मीटर बहुत चीज़ों के आगे लगता है, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, नैनोमीटर है, हेप्टोमीटर है। इन सब के आगे मीटर लगा है क्योंकि मीटर को हमने यूनिट मेज़र किया है बच्चों। यूनिट हमने उसको उसका यूनिट माना है। एंड यूनिट जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द फिजिकल बॉडी विच हैव सम एग्जिस्टेंस। अब फिजिकल बॉडी या तो बहुत ह्यूज भी हो सकती है, अगर वो बहुत ह्यूज नहीं है तो इतनी वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, माइक्रो भी हो सकती है और मैक्रो भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसकी यूनिट को मेज़र करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें
उसकी यूनिट का पैमाना लेना पड़ेगा बच्चों। यूनिट माना लेट से हम जो है ना छोटी छोटी सी हमारे पास बहुत छोटी चीज़ है, एक एंट है मतलब चींटी, तो चींटी को हम कभी भी किलोमीटर से नहीं नाप सकते हैं बच्चों, क्योंकि उसके लिए जो है यूनिट हमें बहुत लीस्ट चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लाइक दैट। अगर आपने अर्थ को नापना है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को नापना है, आपने कोई जो है जितना हमारा यूनिवर्स में जो ये प्लैनेट्स हैं इसको मेज़र करना है, तो उसको मेज़र करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें अर्थ को मेज़र करने के लिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर एडिक्वेट होगा, क्योंकि तब तो हमारे कितने ही जन्म लग जाएंगे उसको मेज़र करने के लिए। तो उसको माइल्स में नापा जाता है या फिर किलोमीटर्स में नापा जाता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी यूनिट जो है चूज़ की जाती है। अब कुछ फिगर्स हैं, जैसे मान लो अगर हम चूज़ कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स में मैं आपको बताऊं रेस्ट का बहुत महत्व है, मोशन का बहुत महत्व है। रेस्ट और मोशन में जब फोर्स अप्लाई की जाती है उसका बहुत महत्व है। फोर्स अप्लाई करने से किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट आता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है किसी चीज़ में, उसका बड़ा ही महत्व है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो लेट्स से अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मान लो रेस्ट, कोई चीज़ कब रेस्ट में है, बहुत ध्यान से सुनना है आपने। रेस्ट में सिंपली अगर मैं बैठा हूँ, एम आई इन रेस्ट, क्या मैं रेस्ट में हूँ? कैसे मेज़र किया जाएगा इसको? मान लो चलो मैं भी एक जो है लिविंग बीइंग हूँ, मान लो मैं एक जो है टेबल की ही बात करता हूँ, एक टेबल जो है स्टेबल कंडीशन में है, तो हम उसको रेस्ट मान सकते हैं? नॉट रियली। सिर्फ हम उसको रेस्ट की कंडीशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आइटम्स, जो उसके चारों तरफ की आइटम्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि टेबल रेस्ट में है। तो अब है तो रेस्ट में ही, ना वो कहीं मूव कर रहा है, ना कहीं वो दौड़ रहा है, ना उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आ रही है, उसमें कोई भी विस्थापन नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि वो रेस्ट में नहीं है? अरे भाई, अगर हम सन की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अर्थ मूव कर रही है, अब जो चीज़ें अर्थ पे होगी वो भी तो साथ में ही मूव कर रही होगी। इसीलिए जो रेस्ट की डेफिनेशन बनी है बच्चों, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आइटम, जो उसके चारों तरफ जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, जिस अवस्था में वो थी अगर उसी अवस्था में है, मतलब अगर किसी चीज़ मेरा टुवर्ड्स सामने जो ये दीवार है एसी की साइड को, अगर मेरा फेस है बच्चों, तो अगर मैं मूव करूंगा और मैं दरवाजे से बाहर चला जाता हूं, आउट ऑफ द डोर से बाहर चला जाता हूं, तो डेफिनेटली इसी की रिस्पेक्ट में मेरी फिर पीठ आ जाएगी, मेरी पोजीशन चेंज हो गई है। इट मीन्स आई एम इन डिस्प्लेसमेंट, मेरी पोजीशन में चेंज आ गया है। अंडरस्टूड? तो फिर जब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आइटम मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, आई एम बिन डिस्प्लेस्ड, तो इसका मतलब मैं फिर मोशन में हूँ, और उसमें रेस्ट में नहीं हूँ फिर मैं। अंडरस्टूड? मोशन का इसका फिर बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल मोशन का अगर हम डेफिनेशन दें तो अदर वे अराउंड होगी फिर, कि कब हम मोशन में होते हैं, जब सराउंडिंग आइटम के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। एज यूजुअल तो हमारी पोजीशन चेंज होती ही है। मान लो अगर हम सन के रिस्पेक्ट की बात करें तो इस टाइम सन हमारे लेफ्ट में जा चुका है, सुबह फिर राइट से उगेगा, पूरब से ईस्ट से जब उगेगा तो हमारी पोजीशन लेफ्ट होगी उससे। अब रात की अगर बात है तो हमारी पोजीशन इस टाइम विद रिस्पेक्ट टू जहाँ मैं बैठा हूँ उसके रिस्पेक्ट में राइट में है। ठीक है, तो पोजीशन का चेंज होने पे
और ना होने पे जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसके एवज में अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम मोशन में हैं, और पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम स्टिल बैठे हैं। इसका मतलब जो चीज़ रखी है वो रखी ही है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये रेस्ट और मोशन की एक डेफिनेशन थी। मोशन इनफैक्ट इज मदर ऑफ फ्यू थिंग्स। ठीक है, मतलब मोशन से ही हमारी स्पीड जनरेट होती है, मोशन से ही रिलेटेड हमारा एक्सेलरेशन है, मोशन से ही रिलेटेड हमारी वेलोसिटी है। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हम किस पाथ से इसको फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टूड? जब किसी बॉडी पर जैसे ही कोई बल लगता है, जैसे ही कोई फोर्स लगती है बच्चों, तो वो फोर्स जो है उस चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है। जब हम आगे एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें ये बहुत ही क्लियर होगा। और मैं समझता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक जो मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक थ्योरी हैं, वो आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो कुछ बातें हैं, मान लो जैसे स्पीड है। स्पीड किसको बोला जाता है? जब हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम की कैलकुलेशन में और डिस्टेंस कवर करने की कैलकुलेशन में हमारी स्पीड निकल आती है। यानी जितना हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही हमारी स्पीड है। स्पीड में अभी तक ये ज़रूरी नहीं है कि कोई डायरेक्शन भी मेंशन की गई है। रियली वही चीज़ तो स्पीड नहीं हो सकती ना। जैसे हम मान लो चल रहे हैं, चारों तरफ हम राउंड 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 घूम रहे हैं, तो कोई ना कोई तो हमने पाथ एक्वायर किया है, और जो पाथ एक्वायर किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्पीड। यानी पाथ एक्वायर किया, डिस्टेंस कवर किया है। अब ये डिस्टेंस क्या बला है? डिस्टेंस जब कोई चीज़ मूव कर रही है, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगी है, इंटरनल एक्सटर्नल, इस चीज़ को हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है और उस बॉडी ने कोई पाथ एक्वायर किया है, तो मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। मैक्सिमम पाथ, लेट्स से हम यहाँ से जाते हैं, चंडीगढ़ से होते हुए हम जो है ना, मान लीजिए यहाँ से हम दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली से होते हुए रोहतक से घूमते हुए इधर कहीं कहीं हरियाणा के जो हैं स्टेट्स होते हुए वापस फिर चंडीगढ़ आ देते हैं, तो जितने किलोमीटर्स हमारे बनेंगे ऑल टुगेदर वो हमारा डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, वही उसी को ही डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें डेस्टिनेशन का कोई रोल इतना है नहीं कि लेट से अगर मैं मान लीजिए मैं चंडीगढ़ से शिमला जा रहा हूँ, शिमला से फिर वापस आ रहा हूँ, तो हम डिस्टेंस वही नहीं मान सकते जो यहाँ से शिमला तक का है। इट इज़ दैट डिस्टेंस विच आई कवर्ड। जिस डिस्टेंस को मैंने कवर किया है, मान लो 130 किलोमीटर में यहाँ से शिमला गया हूँ और फिर 130 किलोमीटर वहाँ से फिर वापस लौटा हूँ, तो मेरा 260 होगा डिस्टेंस कवर होगा। वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये डिस्टेंस 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, मिनट, सेकेंड कैसे कवर किया है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब डिस्टेंस, इस बात इससे भी इसका कोई इतना लेना देना नहीं है डिस्टेंस का, कि अगर हम डिस्टेंस मैंने बाई वॉक किया है, डिस्टेंस मैंने कार से किया है, डिस्टेंस मैंने उससे किया है, ट्रेन से किया है, या तो फिर मैंने एरोप्लेन से किया है, बस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरोप्लेन से मैं कुछ मिनट्स में पहुंच गया,
कार से मैं फ्यू आवर्स में पहुंच गया, ट्रेन में मुझे थोड़ा दिन भर लग गया या आधा दिन लग गया, कुछ ऐसा, क्योंकि वहाँ मोनो ट्रेन चलती है ना छोटी, वो तो बहुत स्लो स्पीड में चलती है शिमला के लिए। ठीक है, तो बच्चों व्हाट आई एम टेलिंग टू यू कि डिस्टेंस इज द मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा जब हम डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, ये हिंदी में जिसको हमने कभी विस्थापन भी पढ़ा था, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा चेंज इन पोजीशन। कुछ लोग इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी कहते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कई बार ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ से चले और यहीं पे ही वापस आए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, हम तो उसी पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, या फिर कई बार हम कहते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में तो जितना हमारा डिस्टेंस है उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। इनफैक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में व्हेन वी मूव्ड, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जो हमारी पहले स्थिति थी, जिस पोजीशन पे हम खड़े थे, जहाँ से हम चले थे, और फाइनल पोजीशन में जहाँ हम पहुँचे हैं, अब वहाँ पे रुक गए, तो पहली जगह से अब जहाँ हम रुके हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब फर्ज करो मैं यहाँ से चंडीगढ़ से चला हूँ और मैं शिमला गया हूँ, देन आई केम बैक टू सोलन एंड स्टेड ओवर देयर, तो डिस्टेंस तो भाई 130 किलोमीटर, फिर जो है 50 किलोमीटर, वापस से 180 किलोमीटर का हो गया। लेकिन अगर मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से 65 किलोमीटर यहाँ से सोलन है, उतना ही मेरे में डिस्प्लेसमेंट हुई। और अगर मैं यहाँ वापस आ गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट में 0। लौट के बुद्धू घर को आए, सारा दिन जो बुद्धू घूम रहे थे वो डिस्टेंस कवर कर रहे थे, और जब अपनी घर में वापस आ गए, उसी पोजीशन पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई गैप ही नहीं रहा, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ ये, अंडरस्टूड। तो कहने का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट तो 0 भी हो सकती है बेटा, लेकिन डिस्टेंस तो कभी 0 होगा ही नहीं, वो तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे आप चलते जाओगे वो बढ़ता जाएगा। अगर आप एक ही पॉइंट से टू एंड फ्रो भी कर रहे हैं तो एज मच टाइम्स यू मूव्ड अराउंड, जितने भी समय तक आप घूमते रहे, वो ऑल टुगेदर जितना आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने मूवमेंट किया, रास्ता एक्वायर किया, चाहे टाइम एंड अगेन आप वहीं पे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पाथ डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है। तो पाथ डिस्टेंस को जो है हम डिस्टेंस बोलते हैं बेटा, और चेंज इन पोजीशन को हम इनिशियल और फाइनल के बीच में जो कुछ पोजीशन चेंज करने का ये मतलब नहीं कि सिर घुमा दिया हमने इधर, नहीं, ऐसा नहीं। पोजीशन का मतलब है, पोजीशन का मतलब ये नहीं कि मुंह था तो उसकी तरफ हमने पीठ कर दी है, नहीं। पोजीशन का मतलब है कि जिस गंतव्य से आप चले थे, जिस स्थान से आप चले थे, सॉरी, जहाँ तक आपने पहुँचना है, जिस ऑब्जेक्ट तक आपने पहुँचना है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसके बीच में अगर आप उसको 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम टू एंड फ्रो कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनली वही होगी, चाहे आप 15, 20, 25, 30 बार भी उस पर चले हैं, जब आप इनिशियली जहाँ से चले थे और जहाँ पे आके आप रुके हैं। अब समटाइम्स इसमें से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर होती है कभी? बिल्कुल होती है। स्ट्रेट लाइन में मान लो मैं यहाँ से सीधा 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 चलता हूँ नेशनल हाईवे पे, तो जहाँ मैं पहुँचूँगा, लेट से मैं अम्बाला पहुँचता हूँ, तो चंडीगढ़ से अम्बाला तक का जितना 52 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर हो गया। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे हम उसको कि 1 घंटे में हुआ है, तब हमारी डिस्प्लेसमेंट भी उतनी हुई है। अगर मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, अम्बाला जाके मैं वहीं रुक जाता हूँ और फिर अपनी
डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पूछता हूँ तो जितना हमारा डिस्टेंस है उतनी हमारी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है बच्चों। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बात का बताऊं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है बच्चों तो वो डिस्प्लेस होती है। न्यूटन्स लॉ में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन होगा, लेकिन अभी आप देखो जब हम यहाँ से जा रहे हैं और हम ऐसे तो मूव करेंगे नहीं, कोई हमारे ऊपर चाहे हमारी इंटरनल फोर्स है, इनर्शिया है, या तो फिर हमें कोई हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो हम मूव करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे और फोर्स जो अप्लाई होती है किसी बॉडी के ऊपर वो मास के अकॉर्डिंग होती है हमारी। अभी मास क्या चीज़ है? मास और वेट। व्हाट इज मास एंड वेट? क्या ये एक ही चीज़ है? अगर मान लो मैं किसी आपको बोलता हूँ कि इस बैग का वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? तोल के देख लो इसको। तोलना माना उसको अर्थ से डिटैच करना। तोलना माना उसका अर्थ से डिटैच होते ही ये एनालाइज होना कि इस बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा है। तो और आपको पता है कि हर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे सराउंडिंग हमें दिखती है, जितनी भी हैं वो मैटर से बनी हुई है, चाहे वो हम हैं या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एंड बट मैटर इज बीइंग मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। तो इट मीन्स तो ये हुआ कि मेरी जैसे बॉडी है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बनी है उसका यूनिट ले लेते हैं हम। छोटे से छोटा पार्टिकल का मतलब बहुत छोटा अगर हम उसका यूनिट ले लेते हैं जो कितना होगा, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उससे भी अगर मान लो छोटा हम ले लें और फिर उसका साइज लेके ये देखें कि मेरी बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है, कितना हड्डी, मांस, जो हमारे अंदर जो मिनरल चीज़ें होती, जो ब्लड है हमारे अंदर, वॉट एवर द थिंग्स इनसाइड अस, या आप निर्जीव की किसी चीज़ की बात करते हैं, नॉन लिविंग की, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स, एक टेबल है, चेयर है, वो कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना मैटर उसके अंदर है, वही मास है। अब इसमें एक पार्ट आ जाता है कि अगर वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अंदर से वो बहुत जकड़न ज़्यादा है, जितनी जितनी ज़्यादा होगी उतना उतना वो चीज़ रिजिड और सॉलिड होती जाएगी, और जब वो सॉलिड होगी तो उसका मास ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन मास का मतलब है ढांचा। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो हमारे अंदर जितना मैटर है, मैटर से बना हुआ जो ढांचा है वो मास है। अब वो कितना डेंसर है, ठीक है, कितना रेयरर है, ये चीज़ अलग बात है, दैट विल बी अनदर इशू, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मास की। अब ये वेट कब बन जाता है भाई? ये मास जो है ना, कब वेट बन जाता है? मास तब वेट बनता है जब ग्रेविटी का पुल उसमें होता है। ग्रेविटी हर चीज़ को टुवर्ड्स सेंटर खींचती है, राइट? ग्रेविटेशनल जो मोशन है वो इसमें कब आता है? कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ आकर्षित होती है डेफिनेटली, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू मास। एक अर्थ ही ऐसी फोर्स है लगाती है, एक ग्रेविटी ही ऐसी फोर्स है बच्चों, जो जितना आप मास बढ़ाओगे उतना ही उसको और भी ज़्यादा खींचेगी। फर्ज करो मैं आपको एक गनी बैग देता हूँ, गनी बैग माना मैं आपको बोरी दे रहा हूँ, एक बोरी आप आराम से घसीट पा रहे हो, उसके ऊपर एक दूसरी और रख देंगे तो थोड़ा आपको और मुश्किल होगी, तीसरी रखेंगे तो शायद आप उसको हिला भी नहीं पाएंगे। लेकिन अर्थ इसके उल्टा करती है। जैसे 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 मास बढ़ाएंगे ग्रेविटी का पुल और भी ज़्यादा बढ़ेगा, वो और भी आपको अपनी तरफ खींचेगी। एक कागज़ को अगर हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो हमारी पैर को इंजरी करेगा? वो नहीं करेगा।
अब छोटा सा पत्थर भी फेंकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा डेंसर है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत है, और वो जैसे ही नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, अगर बहुत बड़ी शिला ले लेंगे हम, वो तो भाई हमें मार ही देगी, क्रश ही कर देगी। अंडरस्टूड? तो इसलिए मास और वेट में ये फ़र्क है बच्चों कि मास जो जितना है वो इतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। मान लो ग्रेविटी के दायरे से उसको हम बाहर ले जाते हैं तो ढांचा तो वही रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही रहेंगे। ठीक है, बस बदलेगा क्या? वेट बदल जाएगा। वेट तो ज़ीरो भी हो जाएगा भाई, मास तो कभी जीरो होता ही नहीं है। मास तो ऐसी क्वांटिटी है कि वो नेगेटिव में तो कभी जाएगी ही नहीं। मान लो किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा क्रश भी कर दे रहे हो, क्रश करने के बाद जो उसके बिल्कुल टाइनीस्ट पार्टिकल है वो भी कहीं एग्जिस्ट तो कर रहे होंगे भाई यूनिवर्स में। यूनिवर्स में होंगे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं। इज़ दैट क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि मतलब होते ही नहीं है। जैसे एनर्जी की एक डेफिनेशन है ना, एनर्जी जो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली ऐसे ही मास भी आप अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वो पार्टिकल्स जो है ना इतने चूर चूर कर दिए आपने, वो हवा में उड़ा दिए, लेकिन यूनिवर्स में फिर भी वो कहीं प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू। तो बच्चों जो एनएलएम का जो मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं डालूंगा क्योंकि बोरिंग हो जाती हैं। इससे तो बेटर ये है कि मैं एक नई वीडियो आपको डालूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों। अगला जो वीडियो है वो मैं एनएलएम पे डालूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन जो एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने ये बात सोची कि कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों आती है भाई। एप्पल जिसके नीचे वो सो रहे थे, अगर वो डिटैच हुआ है पेड़ से, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो ऊपर ही चला जाता, साइड को ही चला जाता, नीचे ही क्यों आया? ये तो अब हमारा जो है ना जैसे कॉमन एस्पेक्ट है ये हमारी जो है ना लिविंग स्टाइल का, कि हमें पता ही है कि कोई भी चीज़, अनपढ़ भी है कोई व्यक्ति बेचारा, तो वो भी यही सोचेगा कि कोई नीचे गिरता है। लेकिन साइंटिस्ट हमेशा लॉजिक से सोचते हैं बच्चों। साइंटिस्ट हमेशा लॉजिक से, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ये सोचा कि ऐसा हुआ क्यों, आफ्टरऑल ये नीचे क्यों आया, ये चीज़ ऊपर क्यों नहीं गई, वाई। अब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना तो सब लोग हंसेंगे, अरे भाई नीचे ही तो आएगी, अरे क्यों नीचे आएगी भाई। फिर उन्होंने जो है ग्रेविटी फाइंड आउट की थी, और फिर उनके जो लॉज जो बने हुए हैं वो अभी तक भी देख लो। उसके बगैर जो है ना फिजिकल जो साइंस है, मान लो जिसका कोई एग्जिस्टेंस है, जिसको हम नाप तोल देख टच महसूस कर सकते हैं, स्टिमुलाई कर सकते हैं, वो उस पे बेस्ड है सारी। तो क्लियर? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों। मेरे इस चैनल को मैं एक्चुअली आपसे इस टाइप की भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल चाहिए, एक बहुत ही बुद्धिजीविता से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही मेहनत करके मैं इन वीडियोस को तैयार कर रहा हूँ बच्चों। आप इसका फ़ायदा उठाइए, बस आप इसका फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा उठाइए, बस सिर्फ इसलिए कि अगर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत एक्सप्लोरर तरीके से चाहिए, बहुत ही आपने पॉइंट्स को क्रिस्टल क्लियर करना है बच्चों, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही देखिए, किसी के भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कोई भी व्यक्ति अपना जब पोटेंशियल डालता है तो उसका अपना एक तरीका होता है जिसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मेरा तो यही ही मोटो रहेगा कि आप हर चीज़ को सीखो बच्चों, हर चीज़ को। जो मुझसे मिस हो जाती है वो आप किसी और से सीख लो, जो औरों से मिस हुई है वो आप मुझसे सीख लो, क्योंकि इसमें तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू है ही नहीं
कि ऐसा कोई है ही नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी बन जाऊंगा या बहुत बड़ा कुछ ही ऐसी बात हो जाएगी अगर आप जो है लाइक सब्सक्राइब इसको करते हैं तो इसमें बेनिफिट्स ज़रूर होंगे। मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इसमें डालने की कोशिश करूँगा जिससे आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो सके। हर व्यक्ति डालता है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये तो मेरा इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी था आपके पास, जो है ये मेरा मकसद भी था पहुंचाने का इन्फॉर्मेशन, कि अब मैं ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, हर टाइप का, मतलब एक चैनल को हम पकड़ रहे हैं तो हर टाइप का वीडियो मैं आपको डालूंगा, चाहे तो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, फॉर फ्री। और मेरा मकसद भी ये है बच्चों, जो गांव के दूर दराज के, स्पेशली मेरे हिमाचल के जो बच्चे हैं, वो इसको अगर देखें तो ज़रूर आपको इसमें से फ़ायदा होने वाला है। मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं चंडीगढ़ में, मेरा अपना कोचिंग सेंटर है, छोटा मोटा जैसा भी है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स बहुत ओरिएंटेड हैं बच्चों, और हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। और मेरा मकसद सबसे ज़्यादा यह है कि मैं आप तक हर प्रकार का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक और बार कहूँगा कि अगर आपको कुछ गेन करना है और अगर आप चाहते हैं कि हमारे तक मटेरियल अच्छे से अच्छा पहुँचे, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल परसों में ही आपको एक और नया वीडियो आपके सामने आने वाला है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका एरे मैथ्स में। थैंक यू वेरी मच।